बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 27 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ती सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें भी हैं और बहुत सारी ख़बरें हैं। ज़ाहिर है कि लबनान, शाम, फिर गज़ा, वेस्ट बैंक, फिर ईरान और अमेरिका का तनाज़ा, फिर ईरान और यूक्रेन के तनाज़े को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आगाज़ मगरबी किनारे से करेंगे, मैं आपको बता दूँ, बल्कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस भी मैंने शेयर की हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। उसकी रीज़न आपको मालूम है, कुछ सेंसिटिव वीडियोस हैं। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जाकर आप वो वीडियोस देख सकेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, फिर व्यू चैनल लिखा हुआ आएगा, व्यू चैनल को आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो है वो डायरेक्ट आप एंटर हो जाएंगे। तो वहाँ पर वीडियोस जाकर आप देख सकते हैं कि मगरबी किनारे के अंदर जो इसराइल की काबिज़ फ़ौजों का ऑपरेशन है वो ना सिर्फ जारी है, बल्कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने अहकामात ये जारी किए थे कि इस ऑपरेशन का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इस ऑपरेशन का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। दर्जनों गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, दर्जनों घरों को जलाया जा रहा है। ना सिर्फ घरों को जलाया जा रहा है, बल्कि मैंने आपको बताया था कि जो मसाजिद हैं मगरबी किनारे के अंदर, तो उन मसाजिद को भी जो इसराइली सेटलर्स हैं वो उन वीडियोस के अंदर जाकर आप देखेंगे कि सेटलर्स जो हैं ये दरिंदा नुमा जो इसराइली सेटलर्स हैं ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। फिर ना सिर्फ मगरबी किनारा बल्कि गज़ा की पट्टी के अंदर जहाँ पर मुसलमान ममालिक के मुताबिक अमन हो चुका, ये सलूट मार कर वापस आ चुके, तो उस गज़ा की पट्टी के अंदर आज भी 2 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। अब मैं आपको डेली बता रहा हूँ कि गज़ा की पट्टी के अंदर कभी 6 शहादतें, कभी 2 शहादतें, कभी 10 शहादतें, ये टोटल जो डेटा है, जो शहादतें हैं गज़ा की पट्टी के अंदर, वो 73,000 से ज़्यादा। ये तो फ़लस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री को मैं कोट करके आपको बता रहा हूँ ना, वरना रियलिटी तो आपको मालूम है कि ये 73,000 नहीं है, बल्कि ये 1 लाख से भी ज़्यादा है, ये 2 लाख से भी ज़्यादा हैं। ये जो शहादतें हैं ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो रियल डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा है वो सामने आता जाएगा। बहरहाल जो ऑफिशियल डेटा है वो बताया जा रहा है कि 73,329 पर चला गया है आज ये जो 2 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं गज़ा की पट्टी के अंदर। तो इसके बाद ये डेटा बताया जा रहा है। फिर लबनान की सिचुएशन में आपको बता दूं कि लबनान के सदर जोसेफ ऑन, जो कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के दौरे पर थे, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, तो आज उस लबनान के सदर जोसेफ ऑन की जानिब से बयान सामने आया। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइल जो लबनानी फ़ौजें हैं उन पर फायरिंग कर रहा है। लबनानी फ़ौजों की जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर इसराइली फ़ौजों की जानिब से फायरिंग की जा रही है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके दरमियान मुआहिदा साइन हो चुका और उस मुआहिदे के तहत जो लबनानी फ़ौजें हैं उन्होंने जहाँ पर आना था वो तो वहाँ पर आ गई, लेकिन इसराइली फ़ौजों ने जहाँ पर जाना था तो वो वहाँ पर नहीं जा रही, यानी कि जो जनूबी लबनान है उसको इसराइली फ़ौजें नहीं छोड़ रही। तो ये शिकायत की जा रही है जनाब कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी इसराइली फ़ौजों की जानिब से की जा रही है। तो आप क्या कर रहे हैं जी जनाब? हम मजम्मत कर रहे हैं इसराइल की हरकतों की, इसराइल के हमलों की मजम्मतें की जा रही हैं लबनान के जो सदर हैं जोसेफ ऑन उनकी जानिब से। अच्छा, शाम को लेकर मैं आपको बता दूं कि शाम के अंदर भी इसराइली फ़ौजों ने आज धावा बोला है। ये नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके ऊपर एक रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है। तो इस इलाके के अंदर आज भी इसराइली फ़ौजों ने धावा बोला और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो इलाका है यहाँ पर इसराइल की फ़ौजें जो हैं वो हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन घूमने फिरने के लिए चली जाती हैं, जैसे ये कोई पार्क हो। ये आपको पता है कि एक सॉवरन कंट्री है, ये शाम है, और यहाँ पर इसराइल की फ़ौजें ऐसे दाखिल होती हैं जैसे ये शाम जो है वो इसराइल का हिस्सा है, या ज़ाहिर है कि ग्रेटर इसराइल का जो है वो पार्ट तो है ये शाम। और आहिस्ता आहिस्ता नेतन्याहू क्या कर रहा है, वो अपना ग्रेटर इसराइल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी स्ट्रेटजी के साथ फैलाता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पर अहमद अल-शर्रा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि हमारा कोई तसादुम का कोई मूड नहीं है इसराइल के साथ, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि हम तो अमन चाहते हैं, इसराइल के साथ ये अमन चाहते हैं। लेकिन इसराइल जो है वो मैंने आपको बताया कि वो ग्रेटर इसराइल चाहता है, वो एक बड़ी जंग चाहता है। और ये बड़ी जंग का मंसूबा लेकर मैं आपको बता दूं कि इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो अपनी अहलिया के साथ निकल चुका है, अमेरिका निकल चुका है। मैंने आपको बताया था कि लिंडसे ग्राहम की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेगा। और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह बताया कि जनाब मैं
डोनाल्ड ट्रंप के इन्विटेशन पर अमेरिका जा रहा हूं और वहां जाकर ये डोनाल्ड ट्रंप को कायल करेगा ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग को लेकर, ईरान पर बड़े हमलों को लेकर, ये डोनाल्ड ट्रंप को कायल करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब इख्तलाफ है और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो ईरान जंग की स्ट्रेटजी है उसको लेकर इख्तलाफ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफ है, ये दोनों एक पेज पर हैं और डिसाइड इसराइल करता है और फॉलो जो है वो अमेरिका करता है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के हमले ईरान पर रुके हुए हैं और ईरान के हमले जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पर ईरान के हमले भी रिपोर्ट नहीं हो रहे। और खबरें मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह की गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान और कतर मीडिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो नया प्रपोजल है, जो नए जवाबात हैं दोनों पार्टियों के, अमेरिका के भी और ईरान के भी, वो पाकिस्तान और कतर की टेबल्स के ऊपर आ चुके हैं। और अब तो अमेरिका भी कंफर्म कर चुका, ईरान भी कंफर्म कर चुका कि कतर और पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का इख्तलाफ है आबनाए हुर्मस के नुक्ते को लेकर, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि आबनाए हुर्मस प्री वॉर कंडीशन में आबनाए हुर्मस आएगी, ये अमेरिका का ख्वाब है, ये डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब है कि ये बाय फोर्स आबनाए हुर्मस को जो है वो प्री वॉर कंडीशन पर नहीं ला सकता। यानी कि आबनाए हुर्मस की जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, वो ईरान के हाथ में रहेगा या फिर ओमान के पास रहेगा। ये ईरान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद है इन नेगोशिएशंस को लेकर, इन मुज़ाकरात को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो फिर क्या किया जाएगा, गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करें। They want to meet and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and you know, good things can happen. I guess oil dropped very big today. Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard. Yeah. How much patience do you have left with the monsoon? I have plenty of time. Plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, ईरान के साथ मुज़ाकरात को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन साथ ही किस तरह की बातें कर रहा है आपने सुन लिया। बमबारी की भी बातें कर रहा है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर मैं वही करूंगा जो 2-3 दिन पहले मेरी जानिब से किया जा रहा था। तो लगता नहीं है कि जो मीडिएशन की एफर्ट्स जारी हैं पाकिस्तान और कतर की, ये इस मरतबा भी कामयाब होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा डेडलॉक है और वो आबनाए हुर्मस का डेडलॉक है। और यही वजह है कि नेतन्याहू अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़े हमलों या बड़ी जंग पर कायल करने में इसको आसानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इख्तलाफात तो हैं ना ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो ये इसके लिए बड़े फ़ायदेमंद है, नेतन्याहू के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। और नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को कायल कर सकता है कि पिकैक्स माउंटेन के ऊपर हमला करते हैं या फिर ईरान के ऊपर अपनी फ़ौजें उतार देते हैं। अच्छा, फ़ौजें उतारने से मुतल्लिक भी बहुत सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका ये गलती भी कर सकता है कि खार्क आइलैंड के ऊपर या फिर पिकैक्स माउंटेन पर जो है वो अपनी फ़ौजें उतार दे। क्योंकि इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पिकैक्स माउंटेन जो कि 300 फीट नीचे हैं, ज़मीन के पहाड़ों के नीचे हैं, तो वहाँ तक अमेरिका का बंकर बस्टर नहीं पहुँच सकता। अमेरिका का जो सुपरसोनिक है वो भी 150 फीट नीचे तक पहुँच सकता है, लेकिन 300 फीट नीचे तक अमेरिका के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, कोई बंकर बस्टर नहीं है जो कि 300 फीट नीचे जाकर ईरान की जो सीक्रेट साइट है, ये जो पिकैक्स माउंटेन के अंदर कहा जाता है कि सीक्रेट साइट है, उसको अमेरिका तबाह नहीं कर सकता जब तक अपने फौजी ग्राउंड के ऊपर ना उतारे। तो इसराइल की जानिब से ये मशवरा भी दिया जाएगा खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई कुछ भी कर, लेकिन बड़ी जंग में ईरान के खिलाफ कूद जा, क्योंकि अकेला तो ये नहीं कूद सकता। मैं आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपको तराशे भी दिखा देता हूं, आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ये रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू
जो बड़ी जंग की बड़ी बड़ी बातें करने के लिए अमेरिका रवाना हुआ है तो बड़ा खुफिया तरीके से रवाना हुआ है। वो बेन गुरियोन एयरपोर्ट से जाता है और वहाँ पर अमूमन ये होता है कि वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करता है, कैमरे ऑन होते हैं, फिर नेतन्याहू जो है वो एजेंडा बताता है, फिर सहाफ़ी भी इसके साथ जाते हैं, इसराइल के सहाफ़ी। लेकिन इस मरतबा ना नेतन्याहू ने मीडिया को इन्वाइट किया, ना नेतन्याहू ने बताया कि वो किस टाइम निकलेगा, वो ना बेन गुरियोन एयरपोर्ट से निकला, बल्कि इसराइल की एक मिलिट्री बेस से बड़ा छुप छुपा कर खुफिया तरीके से नेतन्याहू अपनी अहलिया के साथ निकला। और निकलने से पहले आप देख रहे होंगे कि ना कोई बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ना कोई लोकेशन नजर आ रही है, सिर्फ एक जहाज का छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है और इसकी अहलिया खड़ी हुई है। यानी कि बहुत ज्यादा जूम करके इसने एक 1.5-2 मिनट का जो वीडियो पैगाम है वो रिकॉर्ड किया और इसने कहा कि ईरान एजेंडे के ऊपर है, ईरान पर बात होगी, ईरान जंग पर बात होगी, नेतन्याहू की जानिब से इस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन ये बड़ा खुफिया तरीके से निकला है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेशन का खौफ है, उसी तरह से नेतन्याहू को ये खौफ है, ये डर है और इसको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है कि ना सिर्फ ये खुफिया तरीके से निकला, बल्कि इस दौरे से कबल, वाशिंगटन निकलने से कबल जो इसने कैबिनेट मीटिंग चेयर की, तो वो भी एक नामालूम मकाम पर एक बंकर के अंदर इसकी जानिब से जो कैबिनेट मीटिंग है वो चेयर की गई है। ये फतह है, ये ईरान की फतह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये छुप रहे हैं, ये बंकर्स के अंदर छुप रहे हैं, ये अपने तैयारों में सवार होने से डर रहे हैं। तो ये ईरान की फतह है कि अल्लाह ताला की मदद से ईरान ने अमेरिका को और इसराइल को इतना डरा दिया है कि ईरान का खौफ जो है वो इन पर इतना ज़्यादा तारी हो गया है। ना सिर्फ इन पर, बल्कि मैं आपको बता दूं कि छोटा सहूनी भी डरा हुआ है। यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिसने कैस्पियन सी के अंदर ईरान के जहाज़ों को टारगेट करने से पहले ये नहीं सोचा कि एक नया फ्रंट खुल जाएगा, लेकिन अब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की साहब ये सोच रहे हैं कि भाई एक नया फ्रंट खुल जाएगा, जो कि मैं नहीं खोलना चाहता। और मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान की जानिब से कोई बड़ा हमला या कोई बड़ा मिसाइल, खैबर शिकन जैसा बड़ा मिसाइल जो है वो यूक्रेन के ऊपर नहीं मारा जाएगा। स्काई न्यूज़ को गालिबन इंटरव्यू दे रहा था जो यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की है, और इस इंटरव्यू के दौरान ज़ेलेंस्की की जानिब से क्या कहा गया और ईरान के ऊपर क्या इल्ज़ाम इसने आयद किया, वो भी सुनिए, उसके बाद मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। You mentioned the Iran, you mentioned the Middle East and how it takes attention. Are you worried about Iran potentially attacking you? They've threatened because of what happened with one of their vessels. Or is that not a concern? And what do you think if Iran, from the first year of the war, gave new technology to Russia? It was Shahed drones. They gave thousands of these drones first year of the war. Then they gave licenses. What did they do? Did they attack us? I think yes. So they already did it. The war is already underway, effectively. They are attacking you. We have to be cautious. We have to do everything not to open new front in any way, but we have to be honest. Iranians and North Koreans already attacked us. Yes, I hope that they will not increase these attacks, but we have to be ready for everything. Just to be ready. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिसने एंकर के सवाल पर जवाब दिया कि ईरान तो ऑलरेडी यूक्रेन पर हमले कर रहा है, इनडायरेक्टली हमले कर रहा है, और ईरान तो ऑलरेडी रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ इस जंग के अंदर इन्वॉल्व है, ईरान भी और नॉर्थ कोरिया भी। वो कैसे? यूक्रेन के सदर ने कहा कि शायद आपको याद हो कि इस जंग के स्टार्टिंग डेज में या फिर पहले साल ईरान की जानिब से रशिया को ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए थे। अब तो रशिया अपग्रेडेड वर्जन अपना बना रहा है ना शहीद ड्रोन्स का, लेकिन इस जंग के स्टार्टिंग डेज में या फिर पहले साल ईरान वो मुल्क था जिसने रशिया को ये आइडिया भी दिया और रशिया को ड्रोन्स भी दिए और फिर लाइसेंस भी दिया ये ड्रोन्स बनाने का। तो ईरान ऑलरेडी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा, इसकी वजाहत मैं आपको कर दूं, जो कि ईरान की जानिब से जो वर्जन सामने आता है, जो यूक्रेन के सदर इस तरह की बात करते हैं कि ईरान की जानिब से ड्रोन्स जो हैं वो रशिया को प्रोवाइड किए गए। तो ये जो ड्रोन्स का मुआहिदा था ईरान की जानिब से, ये कहा जाता है कि मुआहिदा इस जंग से यानी कि 2022 से
बहुत महीनों पहले ये मुआहिदा ईरान और रशिया के दरमियान हो चुका था और ईरान ने उस मुआहिदे के तहत इस तारीख को ये ड्रोन्स जो हैं वो रशिया को प्रोवाइड करने थे। तो ये तो नहीं पता था ईरान को कि जंग छिड़ जाएगी। ईरान मुआहिदे के तहत रशिया को ईरान ने ये जो ड्रोन्स हैं वो प्रोवाइड किए। ठीक इस तरह जैसे रशिया और ईरान के दरमियान मुआहिदा तो सालों पहले हो चुका ना Su-35 तैयारों का। अब अगर रशिया Su-35 तैयारे ईरान को प्रोवाइड करे, जो कि कहा जा रहा है कि इसी महीने या चंद दिन के बाद रशिया की जानब से Su-35 तैयारे ईरान को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आगे से अमेरिका रशिया को ये कहे कि तूने जनाब ईरान की मदद की है, Su-35 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड किए हैं, तो रशिया की जानब से कहा जाएगा कि भाई ये सालों पहले ये मुआहिदा तय पा चुका था और मैंने कमिटमेंट की थी ईरान के साथ कि मैं आपको 2026 में Su-35 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसी तरह ईरान की जानब से रशिया को ये जो ड्रोन्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे, यूक्रेन के खिलाफ प्रोवाइड नहीं किए गए थे। ये एक सेपरेट मुआहिदा था जो कि सालों पहले साइन हो चुका था। तो ये ईरान की जानब से ये वजाहत सामने आती है। और अब यूक्रेन के हमलों के बाद भी ईरान की जानब से ये कहा गया कि 4 साल से तवील इस जंग के अंदर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। और जहां तक ताल्लुक है ड्रोन्स को लेकर, तो मैंने आपको बता दिया कि ईरान का क्या रद्द अमल है। तो ईरान की तरफ से कहा गया कि हम तो रिटेलिएट करेंगे, अनआंसर्ड नहीं जाएगा। यूक्रेन का जो हमला कैस्पियन सी के अंदर रिपोर्ट हुआ तो ये अनआंसर्ड नहीं जाएगा। फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनकी जानब से भी मजम्मत की जा रही है कि यूक्रेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी आपने सुन लिया कि इसने कहा कि नहीं, मैं एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहता और मुझे उम्मीद है कि ईरान जो है वो कोई बड़ा हमला नहीं करेगा यूक्रेन के ऊपर। अब ईरान बड़ा हमला करेगा नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं कि बड़ी जंग से ये सारे डरे हुए हैं। अमेरिका भी डरा हुआ है, ये इसराइल भी डरा हुआ है, ये छोटा सहूनी भी डरा हुआ है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या, उसकी वजह ये है कि ईरान के पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं। अबनाए हुर्मस का हथियार है, फिर रेड सी का बाबल मंदब का हथियार है। अच्छा, एक और खबर मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया पर आज ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि कुछ खबरों के मुताबिक तो ड्रोन्स की बारिश हुई है सऊदी अरेबिया के ऊपर। अब सऊदी अरेबिया तो दावा कर रहा है कि हमने मार दिया, हमने गिरा दिए ड्रोन्स। अब इसी तरह के दावे करते हैं जो अरब कंट्रीज हैं, ताकि अमेरिका की जो सिक्योरिटी है, जो अमेरिका की बेसिस हैं, उनका अच्छा चेहरा दिखा सके। हालांकि रियलिटी जो है वो चंद दिनों के बाद आपके सामने आ जाती है कि जनाब अमेरिका के फौजी भी मारे गए हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी इन अरबों को हो रहा है, अड्डों को भी अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये रियलिटी है कि इराक की जानब से जो ड्रोन्स फायर किए गए हैं तो उन्होंने भी नुकसान किया है सऊदी अरेबिया के अंदर। और उससे भी बड़ा नुकसान ये है कि सऊदी अरेबिया ने 2 फ्रंट्स खोल लिए हैं। जैसे यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डर रहा है ना कि एक और फ्रंट ना खुल जाए, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के खिलाफ ऑलरेडी 2 फ्रंट्स खुल चुके हैं। एक तरफ यमन है और दूसरी तरफ जो इराकी मज़ाहमत है, जो ईरानियन बैक्ड इराकी मज़ाहमत है, इसको कहते हैं कताइब हिज़्बुल्लाह। इनकी जानब से जो ड्रोन्स हैं वो सऊदी अरेबिया के ऊपर फायर किए गए हैं। तो एक बड़ी जंग अफोर्ड नहीं करते भाई। ईरान की तैयारियां बहुत बड़ी हैं, ईरान के मिसाइल बहुत बड़े हैं, ईरान का हौसला बहुत बड़ा है, ईरान के साथ मदद बहुत बड़ी है। और ईरान में मैं आपको बता दूं कि इत्तेहादी भी बहुत बड़े हैं और बड़े समझदार हैं। चाइना और रशिया जैसे जो इत्तेहादी हैं जो कि ईरान की मदद कर रहे हैं और बड़ी स्ट्रेटजी के साथ मदद कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के जहनों में सवाल है और आप में से बहुत सारे व्यूवर्स 4 साल से तवील ये जो रूस और यूक्रेन जंग है इसको लेकर एक सवाल तो आप ज़रूर पूछते भी हैं, और अगर नहीं पूछते तो आपके जहनों में सवाल ज़रूर है कि रशिया मुका क्यों नहीं रहा। इतना सा यूक्रेन है, इतना बड़ा रशिया है, मिलिटरीली भी बहुत बड़ा है यूक्रेन से, रकबे के लिहाज से तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। तो रशिया ये क्यों खेल रहा है यूक्रेन के साथ, एक ही बड़ा हमला करे और इस जंग को ख़त्म कर दे। तो ये सवाल जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने कहा कि ये मेरे ऑफिशियल्स भी मुझे मशवरा देते हैं, मेरे दोस्त भी मुझे मशवरा देते हैं, मेरे इत्तेहादी भी मुझे मशवरा देते हैं कि भाई मुकाओ, भाई मारो यूक्रेन को। कितनी बेइज्जती हो रही है रशिया की कि जनाब यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है, 4 साल से तवील हो गए, 5 साल होने वाले हैं। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे मशवरा दिया जाता है तो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे रशिया के सदर। तो बड़ा मुस्कुराए, और ये बड़ा रेयर होता है कि रशिया के सदर जो है वो मुस्कुराएं, वो हंसें, लेकिन ये बात करते हुए रशिया के सदर क्यों मुस्कुराए। और पूरे हॉल के अंदर भी मुस्कुराहटें थी, कहकहे थे, जिस तरह का जवाब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दिया गया है। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I think my colleague will not hold it against me, but
they said, sure, we'll win, but we must hit harder. And вопрос. Еще I- смелее. I'm only tempted to ask, should we И здесь, should и we do it здесь, even так harder? же, как в экономике, есть свои Just as риски, with the economy, there are цена risks, которым and the price of потери those на поле risks боя с нашей стороны. Поэтому is здесь тоже будем действовать potentially losing аккуратно, но part of the настойчиво battlefield. и So we последовательно, will добиваясь in a very careful поставленных manner. перед страной цели. И мы их We will tread добьемся. carefully but insistently to reach all of the goals that have been set, and we will reach them. गुफ्तगू आपने सुनी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने उसी सवाल का जवाब दिया जो सवाल हमारे जहनों में भी है और इनके इत्तेहादी भी इनको ये मशवरा देते हैं रमज़ान का दरोफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ख़त्म करो, मुकाओ, कोई बड़ा हमला करो और बड़ी जंग छेड़ो यूक्रेन के खिलाफ। क्या खेल रहे हो यूक्रेन के साथ? तो रशिया के सदर ने जवाब दिया कि क्या ज़रूरत है बड़ा हमला करने की, क्यों किया जाए बड़ा हमला यूक्रेन के खिलाफ, जब हम अपने अहदाफ जो हैं वो बड़े इजीली अचीव कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों चाहते हो कि बड़ा हमला किया जाए? बड़े हमले में बड़े रिस्क हैं, ये पुतिन की जानिब से कहा गया। और पुतिन जो है वो उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि रशिया ने 40-40 साल तवील जंगें, 21-21 साल तवील जंग जो है वो स्वीडन के साथ रशिया लड़ा भी और जीता भी। और यहाँ पर भी रशिया की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जितनी लंबी चली जाए जंग रशिया अफोर्ड करता है, लेकिन अपने अहदाफ को भी रशिया अचीव करेगा और यूक्रेन में फतह भी रशिया को होगी और पूरे के पूरे यूरोप को, यूक्रेन को और नेटो को रशिया शिकस्त भी देगा। स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी के साथ ना सिर्फ यूरोप और नेटो को, बल्कि आप देख रहे होंगे कि जिस तरह की खबरें हैं कि यहाँ अमेरिका जो शिकस्त खा रहा है ईरान के हाथों, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रशिया की इन्वॉल्वमेंट तो है, जिस पर जोर दिया जा रहा है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। और इसने ये भी कहा इस इंटरव्यू के दौरान कि रशिया बड़ी मदद कर रहा है ईरान की, और अगर ये वाशिंगटन जाता है, इसने अभी तक कंफर्म नहीं किया, बहरहाल जाना चाहिए, जाएगा, खबरें इस तरह की हैं, क्योंकि लिंडसे ग्राहम ना सिर्फ बड़े सहूनी का दोस्त था बल्कि छोटे सहूनी का भी दोस्त था। तो लिंडसे ग्राहम की आखिरी रसूमात में एक्सपेक्टेडली यूक्रेन के सदर भी जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन का सदर भी कायल करने की कोशिश करेगा कि रशिया ईरान की बड़ी मदद कर रहा है, तो आप रशिया के खिलाफ यूक्रेन का साथ दें। तो ये कोशिश यूक्रेन के सदर की जानिब से भी की जाएगी। अच्छा, सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जनाब यूक्रेन का सदर तो कह रहा है कि रशिया इन्वॉल्व है और रशिया ईरान की बड़ी मदद कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या रशिया ईरान की मदद कर रहा है, सैटेलाइट वगैरह प्रोवाइड की जा रही है रशिया की जानिब से? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया सहाफ़ी के सवाल पर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Zelensky says that Russia is giving Iran satellite imagery of U.S. bases in the Gulf to help them target. What can you do about that? Well, we'll find out if that's true. I'll ask Putin about it. We'll find out. Hasn't had much impact because we've knocked the hell out of it, wouldn't you think? If that's the case, look, you know, they gave Venezuela a lot of equipment. Venezuela had all Russian equipment. How did that work out? Not too good. So they may be giving, but if they are, it hasn't worked out because they have no army, they have no air force, they have no navy, they have no nothing. So it hasn't worked out well. I don't think they've been doing it. Certainly not at a high level. And if they have, it has been very unimpactful. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि मैं पुतिन से बात करूंगा। अगर पुतिन ऐसा कर रहा है कि सैटेलाइट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है तो मैं रशिया से बात करूंगा, पुतिन से बात करूंगा। फिर अगले ही लम्हे डोनाल्ड ट्रंप ने ये जवाब दिया कि अगर ये ऐसा कर भी रहा है तो फिर वेनेजुएला ने भी तो रशिया और चाइना का असलहा इस्तेमाल किया था, तो वेनेजुएला ने क्या कर दिया? इसी तरह ईरान की अगर रशिया और चाइना मदद कर भी रहे हैं तो वो कोई मेजर सपोर्ट नहीं है या फिर कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है और कोई बड़ा फ़र्क अमेरिका पर नहीं पड़ रहा। ईरान की मिलिट्री को हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, नेवी को हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई हैं। बहरहाल ये छोटा सेहूनी भी डोनाल्ड ट्रंप को रशिया के खिलाफ कायल करने की कोशिश करेगा और बड़ा सेहूनी जो नेतन्याहू है वो ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को कायल करने की कोशिश करेगा कि जंग जारी रखें। अब ये कोशिशें किस हद तक कामयाब होंगी यूक्रेन के सदर की और नेतन्याहू की, इसराइल के वज़ीर आज़म की, मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।